तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों आज डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। देखो डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ। हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास डीएनए की स्ट्रक्चर है। डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है मेरे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। वी हैव अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हाँ बिल्कुल सही बात। तो वॉटसन एंड क्रिक उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। दे प्रपोज अ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज अ स्कीम, तो उन्होंने स्कीम एक बात बताई, प्रपोज करी फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जहां पर उन्होंने डीएनए की रेप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में बताया। डीएनए की रेप्लिकेशन प्रोसेस का क्या मतलब होता है, यानी डीएनए के डुप्लीकेशन के बारे में, डीएनए की कॉपी के बारे में। देखिए मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। ये मेरे पास क्या है जी, एलील है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है जी, यही काम होता था। उसके बावजूद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नया जो जाइगोट बनता था उसके अंदर फिर भी एलील पेयर नहीं पाए जाते। मैं बात करता हूँ यहाँ पर सेल डिवीजन प्रोसेस के बारे में। सेल डिवीजन प्रोसेस में क्या होता है, सेल का नेचर 2n है, सेल डिवाइड होती है n और n में जब गैमेट फॉर्मेशन होती है। सेल का नेचर है यहाँ पर 2n और वो डिवाइड होती है 2n और 2n में जब उसमें ग्रोथ फेज होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के डिवीजन है यहाँ। लेकिन इस डिवीजन में देखिए, अगर मैं उन डिवीजन के बारे में बात करूं, उन डिवीजन में भी क्या होता था, जो पेरेंट की सेल थी बिल्कुल उसी का सेम गैमेट बन रहा था, यानी एग्जैक्ट कॉपी बनती है फोटो कॉपी। वहां पर सेल डिवीजन में इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, चाहे रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, वो भी बिल्कुल एक तरीके से कॉपी ही बनती है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं, जब इनके अंदर डिवीजन होगा यहाँ पर भी एक तरीके से कॉपी बनेगी, पूरी डुप्लीकेट एग्जैक्ट कॉपी, जिसको हम वहां पर बोलते हैं बच्चों रेप्लिकेशन, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो रेप्लिकेशन में यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये डीएनए के मेरे पास दो स्ट्रैंड हो, और हम लोग क्या देखते हैं कि ये मेरे पास सेल है जिसके अंदर ये डीएनए है। जब यहाँ पर डिवीजन होता है, ये देखिए, तो एक क्रोमोसोम इधर एक क्रोमोसोम इधर, यानी कि ये खुल जाता है, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आधा है ये और आधा ये है हमारे पास, जो बेसिकली पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक। ये वाला जो मेरे पास यहाँ पर पेरेंटल स्ट्रैंड है, इसी के अंदर मैं देखता हूँ ये अपनी एक कॉपी और बना लेते हैं। ये देखिए, ये अपनी एक कॉपी और बना देंगे, और देन उसके बाद मेरे पास एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, जिसके अंदर मैं देखूंगा ये पुराने वाले डीएनए के स्ट्रैंड है, लेकिन साथ ही में इन्होंने अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनानी, जो रेड वाली है, रेप्लिका बना ली। दिस इज द रेप्लिकेशन प्रोसेस, जहां पर हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो पुराने स्ट्रैंड्स है इनके पास कोड होता है, इनके पास मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना लेते हैं। वो क्या मैकेनिज्म होता है उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन, अंडर द टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक। तो बेसिकली ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है इस बात की, ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस, ये बात हमारे नोटिस से, हमारी आंखों से ओझल नहीं हुई, छुपी नहीं रही, कि देयर इज अ स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट अ पॉसिबल कॉपी मैकेनिज्म होता है फॉर द जेनेटिक मल्टीपल, जो वॉटसन ने बताया है। एंड द स्कीम सजेस्टेड दैट, और स्कीम क्या बताती है, ये मैकेनिज्म क्या बताता है, कि जो दो स्ट्रैंड होते हैं आर वुड सेपरेट, वो एक दूसरे से हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया जी, सेपरेट हो गए, एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, और वो काम करते हैं टेम्पलेट की तरह। देखो ना, ये अलग हो गए, सेपरेट हो गए। अब ये तरीके से हम देखते हैं ओरिजिनल कॉपी और ये फोटो कॉपी निकाल लिया, ये भी ओरिजिनल कॉपी है, ये भी ओरिजिनल कॉपी, यानी दोनों के दोनों मेरे पास ये एक तरीके से मास्टर स्टैंड या टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम कर रही है। हमने एक बार पढ़ा था अभी कि डीएनए से आरएनए बनता है, जहां पर एक स्टैंड था हमारे पास, है ना, और एक ही स्टैंड का डुप्लीकेट कॉपी बनाया था, आरएनए बनाया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दोनों स्टैंड से कॉपी बना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग दोनों स्टैंड से कॉपी बना रहे हैं, दोनों टेम्पलेट स्टैंड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। तो जो भी नया डीएनए मॉलिक्यूल होता है मस्ट हैव वन पेरेंटल स्ट्रैंड, उसके अंदर ये एक ब्लैक वाला पेरेंटल स्ट्रैंड है, एंड वन न्यू स्ट्रैंड, और एक नया स्ट्रैंड होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है।
एंड दिस स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन इज फॉर द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। इसी को मैं बोलता हूं यहां पर सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। ये डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर है। इसको सेमी कंजर्वेटिव नेचर इस वजह से बोला गया है क्योंकि इसके अंदर एक ओल्ड स्टैंड है और दूसरा हमारे पास एक नया स्टैंड है। दैट्स द रीजन बिहाइंड। चलिए, अब ये मैंने बोल तो दिया, लेकिन ये प्रोसेस, ये कहानी, ये सिस्टम इतना इजी नहीं होता। इसके अंदर प्रॉपर एक मैकेनिज्म यहाँ पर काम करता है। सो बेसिकली यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, देयर इज अ रिक्वायर्ड अ मशीनरी। हमें एक मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है और देन हमें रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर रॉ मटेरियल। वी रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल, हमें कुछ रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट। अब मशीनरी क्या होती है, देखिए रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो वो दिखाई देगा ना, चलिए ठीक है। जो मेरे पास मशीनरी है बच्चों, उसके अंदर दो तरीके की चीजों की मेरे को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दो तरीकों की चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे चाहिए होते हैं यहाँ पर एंजाइम्स, और एक चीज और चाहिए होता है, देयर इज अ प्रोटीन। ठीक है जी, हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जो प्रोटीन यहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड है, दिस इज द एसएसबी प्रोटीन। दिस इज द एसएसबी प्रोटीन। ये एसएसबी प्रोटीन होता है। देयर इज अ एसएसबी प्रोटीन एंड देयर आर सम एंजाइम्स। चलिए एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं जो मशीनरी के अंदर रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर एंजाइम्स है। देखिए मैंने पहले बोला था, ए गणेश, पहले पास, फिर लड्डू। आपको इसी सीक्वेंस में ये चीजें याद रखनी। ए गणेश, पहले पास, फिर लड्डू। ये सीक्वेंस याद है तो समझ लो, आपको प्रोसेस समझ में आ गई। अब व्हाट आर दीज आर दी एंजाइम्स। लो जी, सबसे पहले आता है मेरे पास हेलिकेज एंजाइम। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर आता है मेरे पास यहाँ पर एक और एंजाइम जिसको हम बोलते हैं गायरेज। फिर आता है मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए लेकिन है ये पॉलीमरेज या प्राइमरेज। चलिए, और फिर ये है डीएनए पॉलीमरेज। चलिए, और लास्ट में है फिर मेरे पास यहाँ पर लाइगेज। तो दीज आर द एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम है, गायरेज एंजाइम है, आरएनए प्राइमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है और लाइगेज है। दीज आर द एंजाइम जो रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रोसेस। दूसरी चीज हमारे को यहाँ पर एसएसबी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो दिस इज द मशीनरी, बट आल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ सम रॉ मटेरियल। हमें रॉ मटेरियल्स की भी रिक्वायरमेंट है भैया यहाँ पर। देखो, हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे को यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी नोमेनक्लेचर बता रहा था। हमारे पास एक तो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटी, और मैं कह रहा हूँ डीएटी, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटी। What are these? These are the raw materials. Adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, thymosin triphosphate, ठीक है, साइटोडिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारे पास। अब मैं बोल रहा हूं कि डीएनए के अंदर हमारे पास ये होता है, ठीक है जी, फॉस्फेट ग्रुप होता है। लेकिन वो आया कहां से, कैसे, किस तरीके से? दिस इज द शुगर, ये शुगर मॉलिक्यूल। ये फर्स्ट कार्बन पर मेरे पास नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, यहाँ पर कुछ भी अटैच हो सकता है। मान लो यहाँ पर मेरे पास देयर इज अ नाइट्रोजनस बेस। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, क्योंकि यहाँ पर ए अटैच है तो ये मेरा डीऑक्सी ट्राइफॉस्फेट मान लेते हैं।
अब देखो यहाँ पर ये फिफ्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन पर मैं देखता हूँ दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज द फॉस्फेट, तभी तो एटीपी कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, लेकिन ये आपका ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक हो जाता है तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एटीपी जब टूटा तो दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल उधर चलेगा और एक इधर ही बच गया, देयर इज अ मोनोफॉस्फेट प्रेजेंस ऑफ सिंगल फॉस्फेट। तो जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में कन्वर्ट होता है तो उसी समय वहां से रिलीज होती है दोस्तों इस ब्रेकिंग के कारण, जब ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया और यहाँ पर रिलीज हो रही है मेरे पास एनर्जी, और इसी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये दो फॉस्फेट ब्रेक होंगे, रिलीज करते हैं एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस। इसको हम लोग यहाँ पर रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं। अच्छा, एसएसबी प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। जब हम एसएसबी प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो एसएसबी प्रोटीन होता है बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी, और इसके अंदर क्षमता होती है, इट हैव हाई एफिनिटी टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ हम देखते हैं डिवाइड करने में हेल्प करता है बेसिक। इट हैव हाई एफिनिटी टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि इसके अंदर क्षमता होती है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ चिपकने की, उसको चिपकाने की, उसके साथ बाइंड होने की, उसके साथ उसको पकड़ के रखने की, आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर, जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होता है। ठीक, एंड पार्टिसिपेट करता है उसी की वजह से डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में, रिकॉम्बिनेशन में, एंड आल्सो रिपेयर एज एसेसरी प्रोटीन की तरह भी काम। तो कहने का मतलब ये है कि एसएसपी यहाँ पर बहुत ही मेन रोल अदा करता है सेपरेटिंग डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने में ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस में, एंड प्रिवेंट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम रीफॉर्म अ डबल हेलिक्स। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास डीएनए के स्ट्रक्चर, ठीक, अब ये काम होना कैसे चाहिए, किस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए। ये जो दोनों स्टैंड है मेरे पास जब खुल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है जी, तो अब ये मेरे पास सिंगल स्टैंडर्ड मास्टर स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम करेगा, ये भी मेरा टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम करेगा। और देन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इसके अंदर ये नया स्टैंड बन गया, अब ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टैंड, यहाँ पर नए स्टैंड की फॉर्मेशन। लेकिन जब हम इन डीएनए स्टैंड को खोलेंगे तो मैं देखता हूँ कि इनके अंदर इतनी जबरदस्त बाइंडिंग होती है कि खोलेंगे अगर तुम इन्हें छोड़ दो तो ये दोबारा से फिर से लपेटा मार देंगे, यानी अभी ये सिंगल स्टैंडर्ड दोबारा से रिफॉर्म हो जाएंगे, अपनी शेप ले लेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसी के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है भाई, हमारे पास इसी को बचाने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है एसएसबी प्रोटीन। और ये एसएसबी प्रोटीन यहाँ पर क्या करता है, ये एसएसबी प्रोटीन इन डीएनए स्ट्रैंड को पकड़ के रखता है, यहाँ ये इनको पकड़ के रखें और इनको मिलने नहीं देगा, दोबारा से कोयलिंग नहीं होने देगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए कोई भी वायर होती है ना, जो फ्लेक्सिबल वायर आती है लाल पीली, देखा होगा आप लोगों ने, है ना, जो भी आप बिजली में यूज करते हैं, तो उनमें ऐसे बट पड़े होते हैं ना, एक तरीके से आप उसको खोल दो और उसके बाद छोड़ो, वो दोबारा से लपेटा मारना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे पास डीएनए। अच्छा, फिर आप देखेंगे एक चीज, बहुत सारी चीजें मॉनिटर करें, उस तार को अगर दोनों को ऐसे पकड़ के खींच दो तो आप देखेंगे जो ऊपर का जो सेक्शन होता है वो और ज्यादा टाइट हो जाता है। वहां पर कोयलिंग थी लेकिन ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो उसमें सुपर कोयलिंग हो जाएगी। अभी तो देखो ऐसे स्ट्रक्चर खुल गए, अब सोचो मैं पकड़ के खोल रहा हूँ तो यहाँ पर पता है क्या हो जाएगा, हियर इज अ सुपर कोयलिंग, ये देखिए यहाँ पर सिस्टम अभी कंडेंस हो गया कंपैरिजन टू दिस सेक्शन। तो बेसिकली सुपर कॉइलिंग होगी अगर हम पकड़ के खींचेंगे। तो हम चाहते हैं सुपर कॉइलिंग भी ना हो, हम चाहते हैं यहाँ पर ये काम भी ना हो, हम चाहते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड भी रहे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एसएसबी प्रोटीन होता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, वो यहाँ पर इसके अंदर हेल्प करते हैं, इन दोनों को पकड़ के रखने में हेल्प करता है ताकि सिंगल स्टैंड की तरह काम करें। बाकी सुपर कॉइलिंग को रोकने का फिर तरीका हमारे पास यहाँ पर यूज है।
वो भी मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। अब भाई मजा आ रहा है ना? धमाकेदार चैप्टर, मजेदार चैप्टर। चलो आगे देख। तो सबसे पहला स्टेप जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। स्टेप नंबर 1, अनवाइंडिंग ऑन अनजिपिंग ऑफ डीएनए। देखिए अब हम बताते हैं स्टेप नंबर 1 के बारे में। अब ये जो प्रोसेस होती है स्टेप बाय स्टेप होती है, और इसके अंदर किस तरीके से रॉ मटेरियल और किस तरीके से इनके अंदर बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर यूज। स्टेप नंबर 1, देयर इज अनजिपिंग ऑफ डीएनए, यानी कि अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। देखिए कैसे होगा सबसे पहले, ये है मेरे पास यहाँ पर डीएनए का स्टेप, और मैं देख रहा हूँ कि इनके बीच में यहाँ पर ये कोड है, ए है, टी है, सी है और जी है। तो आप देखेंगे कि ए और टी के बीच में, सी और जी के बीच में ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं भैया, मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक एंजाइम यूज करेंगे। स्टेप नंबर 1, देयर इज अ हेलिकेज एंजाइम। सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम को यूज करेंगे, और इसी को यूज करते हैं एज अ मॉलिक्यूलर सीजर। इसको हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं बच्चों एज अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज करते हैं। इसको एज अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज किया जाता है, जो इनको यहाँ पर कट कर देता है। देखिए ये यहाँ पर अगर इनको कट कर देगा इस तरह, अगर यहाँ पर इनको कट कर देता है, तो हम लोग देखेंगे बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जो होंगे वो खुल जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम यूज किया, जो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ये डीएनए मेरे पास यहाँ पर इसके स्ट्रैंड खुल गए, और डीएनए के स्ट्रैंड जैसे ही खुल जाते हैं, तो मैं देखूंगा कि अब आप ये देखिए, यहां पर तो बन गई मेरे पास सुपर कॉइलिंग। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सुपर कॉइलिंग बन गई, और इन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को पकड़ने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रोटीन यूज करें। दीज आर द एसएसबी प्रोटीन। ये मेरे पास यहाँ पर एसएसबी प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, प्रिवेंट अगेन रिकॉइलिंग ऑफ डीएनए, ताकि आगे की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो सके। कौन सी थी, रेप्लिकेशन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो। ठीक, चलिए दिस इज द स्टेप नंबर 2। उसके बाद अब होगा हमारे पास इधर में स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले मुझे जो सुपर कॉइलिंग है, मुझे इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि रिकॉइल करना पड़ेगा, मुझे इसको यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। सो देयर इज अ रिमूवल ऑफ सुपर कॉइलिंग। यहाँ पर होगा रिमूवल ऑफ सुपर कॉइलिंग। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सुपर कॉइलिंग है बच्चों, उसको हम लोग यहाँ पर रिमूव करेंगे। देयर इज अ रिमूवल ऑफ सुपर कॉइलिंग, और इसके लिए मैं यहाँ पर एंजाइम यूज करता हूँ बच्चों, गायरेज। यहाँ पर हमारे पास एंजाइम यूज होगा गायरेज, और गायरेज क्या करता है, यहाँ पर एक कट मार देगा। गायरेज यहाँ पर एक कट मार देगा, इसकी सुपर कॉइलिंग जो है वहां पर रिमूव हो जाएगी, और रिमूव होने के बाद दोबारा से एक और एंजाइम होता है मेरे पास, जिसको मैं बोलता हूँ लाइगेज। वो यहाँ पर फर्दर इनको चिपका देगा। तो यहाँ पर फर्दर क्या करेगा कि इनको चिपका देगा। तो देयर इज अ रिमूवल ऑफ सुपर कॉइलिंग बाय कटिंग इट हियर एंड डू रिवर्स कॉइलिंग। रिवर्स कॉइलिंग हो जाती है, सही। इसकी वजह से क्या हो गया मेरे पास, देयर इज अ रिवर्स कॉइलिंग, या फिर देयर इज अ नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। भाई यहां से कट मार दिया गायरेज ने, कट मार के हमने क्या देखा कि ये जो हमारे पास इधर में जो सुपर कॉइलिंग है रिमूव हो गई। देखिए ये फर्दर फर्स्ट से क्या हुई मेरे पास, लूज हो गई। फर्दर हमारे पास ये लूज हो गई,
ठीक, जो हमारे पास बाइंडिंग प्रोटीन है उन्होंने अटैच कर ही रखा था। अब जब सुपर कॉइलिंग रिमूव हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समस्या नहीं। ठीक, तो अब यहाँ पर सुपर कॉइलिंग रिमूव करने के बाद जो कट लगा हुआ था इसको दोबारा से हटा दिया और दोबारा से चिपका दिया किसने जी, लाइगेज एंजाइम ने, जिसको हम ग्लूइंग एंजाइम भी यहाँ पर बोलते हैं। तो गाइड्रेज बेसिकली एक एंजाइम है जो टोपोआइसोमेरेज कैटेगरी का है। टोपोआइसोमेरेज आपकी क्लास होती है, जैसे आपने देखा होगा सॉल्ट होते हैं, क्लोराइड फैमिली, सॉल्ट फैमिली, ऐसे टोपोआइसोमेरेज हमारे पास जो है क्लास होती है किस चीज की, एंजाइम। तो गाइड्रेज उस कैटेगरी का है, टाइप से। देखिए जी, ये मेरे पास यहाँ पर डीएनए के दो स्ट्रैंड है। अब मैं आपको बताऊं ये दोनों स्ट्रैंड है, ये है 3' और ये है 5'। दिस इज द 5', दिस इज द 3'। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये चीज प्रेजेंट है। याद रखना एक रूल है, ये हमारे पास दोनों स्टैंड अलग अलग हो गए। अब इसके बाद ये हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम करेंगे और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास नया स्टैंड अटैच होगा। बहुत सिंपल सी बात है, तभी तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है डीएनए का। तो आप देखेंगे कि देयर इज रूल कि जब भी किसी भी नए स्टैंड की फॉर्मेशन होती है तो वो हमेशा 5' to 3' की डायरेक्शन में ही बनेगा। जब भी नया स्टैंड होगा तो वो हमेशा 5' to 3' की डायरेक्शन में बनेगा। या अगर 3 है तो पक्की बात है ये वाला इधर 5 होगा और इधर से 3 होगा। कंफर्म है, ये बात तो मानते हो? होगा कि नहीं होगा भैया? तो हमेशा हमारे पास 5' to 3' की डायरेक्शन में ही स्टैंड की फॉर्मेशन होती है। प्राइम डायरेक्शन हमारे पास यहीं पर होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। स्टेप नंबर 3 भी हमारे पास हो चुका है। अब यहाँ पर हम आपको एक बात बताते हैं अगले स्टेप पे पहुंचने से पहले। देखो यहाँ पर ये वाला जो स्टैंड बना है, ठीक है जी, यहाँ पर इस वाले स्टैंड की जो फॉर्मेशन हुई है, जो मैं रेड कलर में आप लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द लीडिंग स्टैंड। ये मेरे पास लीडिंग स्टैंड कहलाता है। दिस इज द लीडिंग स्टैंड। और लीडिंग स्टैंड जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। जो लीडिंग स्टैंड होता है वो मेरे पास, मैं देख रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस स्टैंड है, बिल्कुल सीधा बना है, स्ट्रेट बना है। दिस इज द कॉन्टिन्यूअस स्टैंड। ठीक, जबकि दूसरी तरफ जो मेरा स्ट्रैंड बनेगा बच्चों, वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, वो पार्ट से बनता है। ये देखिए सिंगल, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से बनता है। इनके बीच में यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं बेटा, देयर इज अ गैप, देयर इज अ गैप। यहाँ पर हमारे पास गैप होता है, जिसकी वजह से जो ये वाले स्टैंड होते हैं इनको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। दीज आर कॉल्ड द लैगिंग स्टैंड। ये मेरे पास इधर में लैगिंग स्टैंड है और इन्हीं को मैं बोलता हूँ यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस। दीज आर द डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि डिसकंटिन्यू होते हैं, इनके बीच में हमारे पास गैप होता है। तो आप देखेंगे छोटे 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 फ्रेगमेंट्स में बनता है। तो इसी वजह से हम इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं यहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इनका नाम है यहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जो आपके डिसकंटिन्यूअस स्टैंड है सारे मिलाकर के ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड कहलाते हैं। तो बेसिकली जो बनेंगे वो ये बनेंगे। तो अभी तीसरे स्टेप में तो सिर्फ कॉइलिंग की रिमूवल हुई है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं अब बात करता हूं यहाँ पर स्टेप नंबर 4 की बच्चों, जो स्टेप नंबर 4 मेरे पास यहाँ पर होगा, सो इट स्टार्ट द प्रोसेस। यहाँ पर ही इट स्टार्ट द प्रोसेस, प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होगी, यानी कि देयर इज अ इनिशिएशन। यहीं पर तो मेरे पास इनिशिएशन प्रोसेस होगी। क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर? बेसिकली जहां पर देखो ये डीएनए का नया पुराना ये इस तरीके से स्टैंड है, ठीक है, मैं ये क्या, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भैया यहीं पर 3' है और यहाँ पर इस स्टैंड के ऊपर यहाँ से हमारा नए डीएनए फ्रेगमेंट बनेगा, यहाँ से बनेगा या यहाँ से बनेगा? तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास एंजाइम होता है आरएनए प्राइमरेज, है ना जी। ये देखिए आरएनए प्राइमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज जो मर्जी बोल दो, वो यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है जहां पर हमारे पास स्टार्ट कोडोन होगा। बेसिकली आरएनए प्राइमेज न्यू
डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके क्या करता है जी, नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करता है। सिंपल भाषा में समझिए कि वो इस प्रोसेस को यहाँ पर स्टार्ट करेगा। हमें पता चल गया आरएनए प्राइमेज यहाँ पर अटैच है, देन उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा और इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड अटैच करना स्टार्ट कर देगा, ATCG जो भी हमारे पास कोड होगा, और ये 5' to 3' की डायरेक्शन में हो। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज करेगा स्टार्ट द प्रोसेस, एंड स्टेप नंबर 5 जो हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज, वो क्या करता है, ऐड न्यूक्लियोटाइड। वो यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना स्टार्ट कर देगा, और ये जब बन जाएंगे तो इस तरीके की सीक्वेंस बनेगी, यहाँ पर फुल और यहाँ पर ये, और इनके बीच में जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए हमारे पास अब यहाँ पर एंजाइम है लाइगेज, जो इसको सीधा कर देगा, स्ट्रेट कर देगा इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को, समझे जी, इनको वो यहाँ पर क्लियर कर देगा। So this is the basically DNA replication process.